हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते विद्यार्थियों। कक्षा 10 विज्ञान विषय में आपका स्वागत है और आज हम एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने हैं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद्यार्थियों पाठ 9 फिजिक्स का चैप्टर है अपना ये, और पाठ 9 जिसका नाम है प्रकाश। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो प्रकाश क्या होता है और ये प्रकाश के क्या क्या प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं और प्रकाश हमारे लिए किस प्रकार से आवश्यक है, प्रकाश हमको कहाँ से मिलता है और प्रकाश से संबंधित कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं इस प्रकृति के अंदर। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में आते हैं जिनमें से कुछ एक प्रश्नों का जवाब आपको यहाँ इस चैप्टर में मिल जाएंगे। ठीक है ना। और प्रकाश पर आधारित कुछ उपकरण भी हैं जो हमारे काम आते हैं, उन उपकरणों के बारे में भी हम यहाँ जानेंगे। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं हम कि प्रकाश क्या होता है। ठीक है ना। तो देखो प्रकाश यह एक ऐसी विधा है जिससे हमें दृष्टि, संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं। यानी कि बिना प्रकाश के हम किसी भी चीज़ को देख नहीं सकते हैं। तो प्रकाश एक ऐसी विधा है इस प्रकृति की जो सभी जीवों को एक दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। जब प्रकाश आता है तो प्रत्येक जीव को सारी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, प्रकाश नहीं रहता है तो किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो बच्चों अब थोड़ी सी बात इस क्या करें कि कोई भी वस्तु हमको कब दिखाई देती है, वस्तुएं हमको दिखाई कब देती हैं। तो देखो वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं। ठीक है, इसकी बात करें हम तो बेटा प्रकाश का एकमात्र स्रोत आपके पास क्या है? सूर्य। ठीक है ना, यहीं पे लिख देता हूं, इसका एकमात्र स्रोत सूर्य है। ठीक है ना। तो देखो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो परावर्तित होने के पश्चात, मतलब जो प्रकाश की किरण वस्तु के ऊपर पड़ी है ना, वे वस्तु से उनकी किरणों का क्या होगा? परावर्तन होगा। परावर्तित होने के पश्चात ये प्रकाश किरणें परावर्तित होने के पश्चात ये जो प्रकाश की किरणें होती हैं ये कहाँ पर पहुँचती है बेटा? हमारे नेत्र में, हमारे नेत्र में प्रवेश करती हैं। तो रेटिना पर, रेटिना कहाँ होता है? नेत्र के भीतर। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है।
कहाँ प्रतिबिंब बना है वस्तु का? रेटिना पर। अब रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बना है तो यहाँ से संवेदनाएं, यहाँ से कहाँ से? रेटिना से। संवेदनाएं मस्तिष्क तक पहुँचती हैं। रेटिना पे थे जो प्रतिबिंब की संवेदनाएं हैं वो कहाँ पहुँचती हैं? मस्तिष्क तक पहुँचती हैं। और जब बेटा मस्तिष्क तक पहुँच जाती हैं तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। समझ आ गई बात? हम वस्तु को किस प्रकार से देख पाते हैं, ठीक है ना? हाँ, तो वस्तु आपको दिखाई दे गई, मस्तिष्क तक पहुंच गई संवेदना, तो वस्तु आपको दिखाई दे गई, ठीक है ना? तो आपको पता लग गया हमको कोई वस्तु कैसे दिखाई देती है। अब देखो बेटा, अब एक बात और करते हैं हम कि प्रकाश जो होता है वो किस तरह से गति करता है। प्रकाश की जो गति होती है, यानी कि प्रकाश किस तरह से चलता है, तो यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं लिख रहा हूँ, प्रकाश सदैव सरल रेखीय गति करता है। प्रकाश कैसे गति करता है? हमेशा सरल रेखीय, यानी कि सरल रेखीय पथ में गति करता है प्रकाश हमेशा, ठीक है ना? सॉरी, एक दूसरी बात सुनो। प्रकाश आपको सदैव गति करता हुआ दिखाई देता है, करता हुआ प्रतीत होता है। हमको ऐसा ही तो लगता है कि जैसे आपने यहाँ से टॉर्च जलाई, सीधी रेखा में चले गया उसका उजाला, तो आपको कैसा लगता है? प्रकाश सदैव सरल रेखीय गति करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन हकीकत में क्या है? ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर प्रकाश के मार्ग में कोई भी बाधा आ जाएगी, प्रकाश के मार्ग में किसी भी प्रकार की अगर बाधा आ जाती है तो प्रकाश का जो पथ है वो बदल जाता है। अगर मैं इधर से टॉर्च का उजाला यूँ सीधे दे रहा हूँ, इस तरफ देता हूँ बोर्ड पर, तो यहाँ ये बोर्ड उसका बाधा का काम करेगा, तो ये क्या करेगा? प्रकाश को इधर उधर फैला देगा या प्रकाश का मार्ग बदल देगा। बदल सकता है ना प्रकाश का मार्ग, ठीक है ना? तो हमको प्रतीत तो ऐसा होता है कि सरल रेखा में चलता है, लेकिन छोटा सा अवरोध जब इसके सामने आ जाता है तो ये उसके किनारे मुड़ जाता है, ठीक है ना? लेकिन अवरोध आने पर प्रकाश मुड़ जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण बात है जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए, वो लिख रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है ना? एक चीज और लिखता हूं यहां पर, मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं बेटा, विवर्तन। विवर्तन किसे कहते हैं? ठीक है, क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर? विवर्तन की परिभाषा लिख रहा हूं। तो देखो, जब एक बड़े प्रकाश स्रोत के सामने कोई अति सूक्ष्म अपारदर्शी वस्तु
रखी होती है तो प्रकाश सीधी रेखा में चलने की बजाय उस वस्तु के किनारे मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इस घटना को ही प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। देखो उदाहरण से समझो, ये कोई एक बहुत बड़ा प्रकाश स्रोत है। जैसे इसको मैं टॉर्च मान लूँ, ठीक है ना, और ये बड़ा प्रकाश स्रोत यहाँ से प्रकाश की किरणें निकालता है। अब इसके मार्ग में यहाँ पर इसका ये जो मार्ग में इस जगह पर बच्चों एक सरसों का जो दाना होता है ना उसको रख देता हूँ और सरसों के रब्बा का दाना रख दो, तो बताओ इस सरसों के दाने की छाया बनेगी कि नहीं बनेगी? सोचिए, सरसों का दाना अपारदर्शी है और इस बात को हम पिछली क्लासों से ही जानते हैं कि अपारदर्शी वस्तु की छाया जरूर बनती है, लेकिन प्रकाश स्रोत बहुत बड़ा है और उसके सामने हमने एक अपारदर्शी वस्तु रख दी है। ठीक है, इस अपारदर्शी वस्तु की छाया किस तरफ बनेगी बताओ? एक दूसरा उदाहरण सुनो। हवाई जहाज उड़ता है ऊपर, तेज धूप पड़ती है, सूरज चमक रहा है, हवाई जहाज पारदर्शी है क्या अपारदर्शी है? अपारदर्शी है ना। क्या हवाई जहाज की छाया आपको धरती पर दिखाई देती है आपके ऊपर से जब जहाज उड़कर जाता है? तो बताओ, दिखाई देती है? क्योंकि सूरज के सामने हवाई जहाज अति सूक्ष्म वस्तु है। सूरज एक बहुत बड़ा प्रकाश का स्रोत है। समझ आ गई बात? तो आपको उसकी छाया दिखाई नहीं देती ना। तो बच्चों, इसके सामने मैंने जो ये सरसों का दाना रखा है, इसकी कोई छाया हमको दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विवर्तन की घटना होगी। कौन सी घटना होगी? विवर्तन की। और इस विवर्तन की घटना में क्या होगा? अब देखो ध्यान से सुनो, इस दाने को मैं इतना बड़ा ले लेता हूँ, मान लेता हूँ, इतना बड़ा मान लेता हूँ मैं दाने को। जैसे प्रकाश की किरण यहाँ पड़ी तो इसने ये इसके किनारे मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाई, इधर मुड़ गया और फिर से किनारा आ गया तो फिर मुड़ गया और सीधा निकल गया। इस तरफ से प्रकाश किरण नीचे से इधर मुड़ गया किनारे पर और फिर किनारा आया तो फिर मुड़ गया और इस तरफ से निकल गया। तो बताओ, इसके ऊपर से भी प्रकाश निकल गया और इसके नीचे से भी प्रकाश निकल गया। अब इसकी छाया बन सकती है क्या? नहीं बनेगी। तो बेटा ये घटना क्या कहलाती है? विवर्तन की घटना कहलाती है। अगर कोई बड़ा प्रकाश स्रोत के सामने एक अति सूक्ष्म वस्तु रख देते हो तो प्रकाश सीधी रेखा में चलने की बजाय उसके किनारे मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। प्रकाश की इस घटना को ही विवर्तन कहते हैं। समझ आ रही है बात? ठीक है ना। चलो अगली बात करते हैं। अब देखो, बात करते हैं हम प्रकाश की प्रकृति की। प्रकाश की प्रकृति किस प्रकार की होती है?
प्रकृति का मतलब होता है बच्चों कि जो सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आता है वो किस तरह से आता है। वो सूर्य से प्रकाश चलकर तरंग के रूप में आता है, या कणों के रूप में आता है, या फिर किसी और रूप में आता है। कैसे कैसे प्रकाश का, सूर्य का प्रकाश धरती तक आता है तो इसकी प्रकृति को क्या माने। अगर ये तरंग के रूप में धरती पर आता हो तो तरंगीय प्रकृति माने, अगर ये कणों के रूप में आता हो तो कणीय प्रकृति माने, अगर ये किसी और रूप में आता हो तो उस प्रकृति को माने। तो इस तरह से प्रकाश की प्रकृति को क्या माने। तो देखो, प्रकाश से संबंधित बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं इस प्रकृति में। जो सिद्धांत सभी घटनाओं का वर्णन कर देगा प्रकाश से संबंधित, वही प्रकाश की प्रकृति मानी जाएगी। तो देखो बच्चों, आपको खैर ज़्यादा तो यहाँ पर हम नहीं बताएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में प्रकृति के बारे में ज़्यादा नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि प्रकाश की जो प्रकृति है वो इस प्रकार की मानी गई है कि किसी भी एक सिद्धांत के द्वारा प्रकाश से संबंधित विभिन्न घटनाएं जो होती हैं, घटनाओं का एक आध का नाम बता देता हूँ। जैसे देखो, विवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, ठीक है ना, ये प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाएं हैं। इन सभी घटनाओं का अगर कोई एक सिद्धांत वर्णन कर दे, ऐसा संभव नहीं हुआ। यही तो कह रहा हूँ मैं, प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं का वर्णन किसी एक सिद्धांत के द्वारा नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रकाश की प्रकृति फिक्स नहीं हुई। तो अब फिर वैज्ञानिकों ने क्या किया कि भाई, जब एक सिद्धांत इसकी प्रकाश की प्रकृति को नहीं सिद्ध कर रहा है तो हम दूसरे सिद्धांत की ओर चलें। तो दूसरे वैज्ञानिकों ने प्रयास किया। तो स्टूडेंट्स, फाइनली प्रकाश की जो प्रकृति है वो दो सिद्धांतों से मिश्रित होकर बनी है। प्रकाश की जो प्रकृति है वो कितने सिद्धांतों से मिश्रित होकर बनी है? दो सिद्धांतों से। इसलिए प्रकाश की प्रकृति द्वैत प्रकार की होती है, यानी कि दो प्रकार की। ठीक है ना। तो मैं यहाँ सीधे लिख रहा हूँ, प्रकाश की प्रकृति द्वैत प्रकार की होती है। प्रकाश की प्रकृति किस प्रकार की बेटा? द्वैत प्रकार की होती है। ठीक है ना। यानी कि प्रकाश के स्वभाव को, अतः प्रकाश के स्वभाव को दो सिद्धांतों द्वारा समझाया गया है। दो सिद्धांतों द्वारा समझाया गया है। एक तो देखो, डी ब्रोगली के तरंग सिद्धांत द्वारा, और दूसरा मैक्स प्लांक, वैज्ञानिकन के नाम है ये। डी ब्रोगली वैज्ञानिक का नाम है, मैक्स प्लांक वैज्ञानिक का नाम है। मैक्स प्लांक के कणीय सिद्धांत द्वारा, ठीक है। इन दोनों सिद्धांतों के द्वारा हम प्रकाश के स्वरूप को समझ सकते हैं, प्रकाश के स्वभाव का वर्णन कर सकते हैं। इसलिए प्रकाश की प्रकृति द्वैत प्रकार की हो गई। कैसी हो गई? द्वैत प्रकार की। ठीक है ना बेटा। तो देखो, वर्तमान में इस कण तरंग
कण है कणीय सिद्धांत है, एक तरंग सिद्धांत है। कण तरंग द्वैतवाद को क्वांटम यांत्रिकी द्वारा क्वांटम यांत्रिकी के द्वारा नहीं, क्वांटम यांत्रिकी में तरंग पैकेट द्वारा निरूपित किया गया है। तरंग पैकेट द्वारा निरूपित किया गया है। अब इसके अनुसार क्या बताया है? फोटोन कभी तरंग कभी कण की भांति व्यवहार करते हैं। इसके अनुसार क्या बताया गया है? अर्थात प्रकाश के फोटोन कभी तरंग तो कभी कण, कभी तरंग तो कभी कण की भांति व्यवहार करते हैं। डी ब्रोगली ने तो बताया कि प्रकाश जो होता है वो तरंग के रूप में सूरज से चलता है और धरती तक आकर पहुंचता है। जैसे तरंगें चलती हैं, तरंगें दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्घ्य तरंगें। जैसे आप एक लेज ले लें, रस्सी ले लें और उसको आगे किसी लट्ठे से बांध दें और यहाँ से लेज को खींचकर उसको ऐसे करें तो वो सांप की तरह उसमें तरंग चलती है ना। तो इस तरह से तरंगों के रूप में प्रकाश आता है। ये तो डी ब्रोगली ने बताया। और मैक्स प्लांक ने क्या बताया कि प्रकाश जो है वो ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में आता है। ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में आता है। प्रकाश के जो फोटोन होते हैं, प्रकाश के अंदर जो ऊर्जा के कण हैं ना, उनको फोटोन बोलते हैं। समझ गए? ऊर्जा के कणों को क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर? फोटोन। तो प्रकाश के जो फोटोन हैं वो ऊर्जा के पैकेट के रूप में, जैसे बिस्किट के पैकेट ना माने तुम, जैसे बिस्किट के पैकेटों को आप ऊपर से नीचे गिराएं, इस तरह से ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में जो प्रकाश के कण हैं वो पृथ्वी तक पहुंचते हैं। ये बात मैक्स प्लांक ने बताई। ठीक है। अब ये जो दोनों सिद्धांत हैं, ये दोनों सिद्धांत मिलकर प्रकाश से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं, घटनाएं बताई थी ना, विवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, इन सभी घटनाओं का वर्णन कर देते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने प्रकाश की प्रकृति को द्वैत प्रकृति मान लिया। ठीक है ना। तो बच्चों आप क्या कहेंगे? प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? द्वैत प्रकार की, क्योंकि प्रकाश की प्रकृति की व्याख्या किसी एक सिद्धांत के द्वारा पूरी तरह से नहीं की जा सकती है। ठीक है ना। इसलिए दोनों सिद्धांतों से इसकी व्याख्या की जा रही है। तो बच्चों ये मैक्स प्लांक और डी ब्रोगली के द्वारा दिए गए सिद्धांतों के अनुसार प्रकाश की प्रकृति को आपको यहाँ पर मैंने समझाया है। तो आप इसको लिख लीजिए ढंग से। अब देखो, मैं यहाँ पर प्रकाश से संबंधित एक आध घटना को आपको बताता हूँ। जैसे मैं बोल रहा था ना, परावर्तन, ये आपके सिलेबस में है। प्रकाश से संबंधित घटना है। परावर्तन किस प्रकार से होता है? देखो, परावर्तन का मतलब है कि जब आप प्रकाश को किसी समतल सतह पर के ऊपर डालते हो, जैसे कोई भी समतल, जैसे आपने देखा होगा कि जब सूरज इधर से निकलता है तो हम शीशा लेके खड़े होते हैं तो उसका चौंधा सामने पड़ता है, उसका उजाला सामने जाता है कि नहीं जाता है? तो समतल दर्पण हो गया ना, समतल सतह हो गई ना आपके पास शीशे की। ठीक है ना।
तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर आपतित होती है या समतल दर्पण पर आपतित होती है, इसको मैं समतल सतह मान लूँ, ठीक है ना। समतल सतह मान लें, समतल चिकना पृष्ठ मान लें, कुछ भी मान सकते हो आप इसको। तो जब प्रकाश की किरणें किसी समतल पृष्ठ पर गिरती हैं तो जैसे देखो ये प्रकाश की किरण आई, ये समतल पृष्ठ हो गया, समतल पृष्ठ, ठीक है ना। समझ लेना, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ आज उसको। समतल पृष्ठ पर आपतित होती है, ये प्रकाश की किरण हो गई। समतल पृष्ठ पर आपतित होती है तो पृष्ठ से टकराएगी, टकराने के बाद वो वापस उसी दिशा में लौट जाती है। भाई यहाँ पे मैंने शीशा लगाया और यहाँ से मैंने टॉर्च से उसके ऊपर उजाला डाला, तो टॉर्च का उजाला शीशे पे पड़ेगा, टॉर्च इस दिशा में है ना, और यहाँ पर जैसे शीशा पे टॉर्च का उजाला पड़ा तो वापस इसी दिशा में तो लौटता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होती है तो पृष्ठ से टकराने के पश्चात वह किरण उसी दिशा में लौट जाती है, इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो बच्चों ये वाली जो प्रकाश की किरण है ये तो आने वाली किरण है, इसलिए इसको तो बोलेंगे आप आपतित किरण। और इस किरण को, ये जो किरण वापस लौटी है ये टकराने के बाद ही तो गई है, यानी कि परावर्तन के बाद गई है, तो या तो बोलेंगे आप परावर्तित किरण, ठीक है। समझ में आ रही है परिभाषा, समझ आई है। कोई प्रकाश की किरण जब किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होती है तो पृष्ठ से टकराने के पश्चात, तो देखो ये प्रकाश को परावर्तन है गो, प्रकाश के इस परावर्तन में प्रकाश की किरण आपतित किरण, ये परावर्तित किरण है कि दोनों किरणों के बीच में सीधी रेखा जो काल्पनिक है वो अभिलंब कहलाई, और इस कोण को आपतन कोण बोलेंगे और इस कोण को परावर्तन कोण बोलेंगे। तो ये सभी नाम आपके क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है ना। अभिलंब किसको कहेंगे, आपतन कोण क्या होगा, परावर्तन कोण क्या होगा, ठीक है भाई साहब। इसके बाद देखो डिस्कस करते हैं यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो दो प्रकार से होता है। पहला प्रकार है बच्चों नियमित परावर्तन का। नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी समतल चिकने पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो उनका परावर्तन एक निश्चित दिशा में होता है, इसको नियमित परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी समतल चिकने पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो उनका परावर्तन एक निश्चित दिशा में होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, नियमित परावर्तन, ठीक है। अब देखो प्रकाश का दूसरा परावर्तन क्या होता है, विस्तृत परावर्तन। विस्तृत की परिभाषा कैसे देंगे, जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरी सतह पर आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरी सतह पर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात वे भिन्न भिन्न दिशाओं में चली जाती हैं, इसे ही विस्तृत परावर्तन कहते हैं। खुरदरी सतह पर आपतित होगी, जैसे कि मान लेते हैं कि हमने एक कांच ले लियो, उस कांच से हम प्रकाश का परावर्तन कर रहे हैं, कांच हमारा पूरी तरह से सही सलामत है, तो प्रकाश का परावर्तन सीधी दिशा में हो रहा है, जिस दिशा से प्रकाश आ रहा है उसी दिशा में परावर्तन कर देते हैं हम, ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि वो कांच फूट जाए, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे ना कांच के, बहुत सारे कांच के टुकड़े बन जाएंगे उसके भीतर के अंदर। अब उसको आप सूरज के सामने लगाइए तो कितने सारे प्रकाश की किरणें देखेंगे आपको चौंधे, कोई इधर कोई इधर, क्योंकि वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएंगे ना, जो टुकड़े बनेंगे कांच के वे ऊपर नीचे आ जाएंगे, तो कोई प्रकाश का चौंधा आपको इधर दिखेगा, कोई ऊपर दिखेगा, कोई नीचे दिखेगा, पहले की तरह एक जैसे तो दिखेंगे ना। तो वो टूटे हुए कांच है वह खुरदरी सतह मान लो, और साबुत कांच है तुम चिकनी सतह मान लो। तो साबुत कांच से तो नियमित परावर्तन होगा, टूटे हुए कांच से विस्तृत परावर्तन होगा।
तो बच्चों प्रकाश से संबंधित सिर्फ एक घटना को आपको आज मैंने यहाँ पर समझाया है। अगले वीडियो में मैं इस पूरी घटना को आपको लिखूँगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप पहले इसको समझ जाएं और उसके बाद हम इसको नोट करेंगे। तो परावर्तन के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है, परावर्तन की परिभाषा हमने चेक की थी, परावर्तन से संबंधित जो शब्दावली है उसको भी हमने यहाँ पर चेक किया, किन किन शब्दों का हमको इसमें उपयोग करना है। तो बच्चों देखो, ये जो शब्द हैं ये शब्द आपको पूरे चैप्टर में काम आएंगे, इसलिए इन सब को हमको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। फिर परावर्तन के प्रकार आपने देख लिए, दो प्रकार से होता है, नियमित और विसरित। नियमित में तो सतह समतल है और चिकनी है, विसरित में सतह खुरदरी है। या में परावर्तन सेम डायरेक्शन में है और या में अलग अलग डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो देखो आज के इस वीडियो में बस इतना ही बताएंगे और अगले वीडियो में आपको इस घटना के बारे में पूरी तरह से लिखाएंगे और तब भी और समझा देंगे आपको, इसके नियम वगैरह हैं उनको भी आपको समझाएंगे। ओके बच्चों।